गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग एक नए विषय आधुनिक भारतीय इतिहास का देखने जा रहे हैं और एक छोटा सा विषय है वो, जिसे हम लोग कामा गाटा मारू प्रकरण कहते हैं। जैसा कि कल के क्लास में बताया गया था आपको कि 1907 से लेकर 1914 के बीच में जो कांग्रेस की निष्क्रियता का एक काल था, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस विश्व युद्ध को भारतीयों ने ब्रिटेन को तंग करने के एक अवसर के रूप में देखा, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। और कल ही के क्लास में बताया जा चुका है कि इस हेतु कुल 3 आंदोलन हुए। एक का गदर आंदोलन का कल हमने अध्ययन किया था हम लोगों ने, और बाकी के 2 घटनाएं जो हैं, जिसमें एक आज करने जा रहे हैं कामा गाटा मारू प्रकरण, और फिर एक और बचेगा जिसको हम लोग होम रूल लीग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो आज का विषय हमारा है कामा गाटा मारू प्रकरण। क्या है ये विषय, इस पर विचार करते हैं। तो इसकी शुरुआत कुछ इस ढंग से होती है कि कनाडा जो एक अमेरिका महादेश का देश है, यहाँ एक अप्रवासी कानून प्रचलित था। ठीक है, अप्रवासी कानून यानी माइग्रेशन लॉ। और इस माइग्रेशन लॉ के तहत वही व्यक्ति कनाडा में प्रवेश कर सकते हैं जो अपने देश से सीधे कनाडा आए हों। ठीक है, ये इमिग्रेशन लॉ में प्रोविजन था। परंतु अप्रवासी कानून के जो माइग्रेशन लॉ था, के विसंगतियों का लाभ उठाकर पैंतीस भारतीय कनाडा में प्रवेश करने में सफल रहे। कनाडा में प्रवेश करने में सफल रहे। तो ये जो हमने अभी आपको बताया, ये घटना की पृष्ठभूमि है, कह लीजिए घटना की शुरुआत। ठीक है, नहीं ठीक है, ये घटना की पृष्ठभूमि है, ये घटना की शुरुआत है। सिंपल सी बात आपको समझनी है कि जो कामा गाटा मारू प्रकरण है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। उसका बैकग्राउंड है कनाडा का एक अप्रवासी कानून, माइग्रेशन लॉ। माइग्रेशन लॉ और प्रवासी कानून का अर्थ होता है
कि कोई एक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में जब जाता है तो उस देश से अनुमति प्राप्त करता है, और वो देश अनुमति प्रदान करने के क्रम में अपने देश में प्रचलित उस परिवेश में नियमों या कानूनों का पालन करता है। तो कोई भी देश किसी विदेशी को अपने देश में लाने के लिए कोई कानून या नियम बनाता है तो उसी कानून और नियम को अप्रवासी कानून कहते हैं। ठीक है। तो कनाडा में जो अप्रवासी कानून प्रचलित था उसके नियम ये थे कि कनाडा में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो अपने देश से सीधे कनाडा आया। तो 20वीं शताब्दी का जो आरंभ का वर्ष है उसमें यातायात के जो मुख्य साधन थे वो हवाई जहाज नहीं था बल्कि पानी वाला जहाज था, और पानी वाले जहाज भी मुख्य रूप से कोयले से चलते थे। तो कोई भी जहाज ऐसा नहीं था जो बिना रसद सामग्री रास्ते में भराते हुए किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचे। जितनी दूरी होती थी उतनी बार उस पानी वाले जहाज को किसी न किसी पोर्ट ऑन कॉल पर रुक करके अपने जहाज में ईंधन और खाने पीने का सामान लेना पड़ता था। पोर्ट ऑन कॉल ऐसा पोर्ट कहलाता है जिसमें कोई जहाज ईंधन और खाने पीने का सामान लेने हेतु रुकता हो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी परिस्थिति में उस समय भारत से कनाडा जाने के लिए कोई एक डायरेक्ट पानी वाला जहाज नहीं था। जो भी जहाज था वो विभिन्न देशों से रुकते हुए जाता था, और यहाँ लॉ क्या था कि हम उसी को प्रवेश देंगे जो अपने देश से सीधा हमारे यहाँ आया। तो इस तरीके से ये कानून हतोत्साहित करता था। पिछले घटना को आप पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग गदर आंदोलन देखे थे, उसको इससे मिलाकर पढ़िए तो समझ में आएगा कि जो सिख समुदाय था अधिकांशतः वो कनाडा में बसने के लिए आतुर था, ऊंची आय की चाह में। ऐसे में ये कानून जो है उनको हतोत्साहित कर रहा था कनाडा में प्रवेश को। लेकिन इस कानून के होने के बावजूद भी नवंबर 1913 ईस्वी में, कब? नवंबर 1913 ईस्वी की घटना है ये कि 35 भारतीय, कितना? 35 इस कानून के होते हुए भी कनाडा में प्रवेश करने में सफल हुए। और सफल कैसे हुए? तो इस कानून में कुछ त्रुटि थी। उस त्रुटि का उन लोगों ने लाभ उठाया और वहां की सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को मान लिया। तो इस तरीके से जो है वो 35 भारतीय अप्रवासी कानून के इस प्रावधान के बावजूद भी उसमें पाई जाने वाली विसंगति का लाभ उठा करके कनाडा में प्रवेश करने में सफल है। क्लियर? अब देखिए इसके बाद घटनाक्रम क्या होता है कि उपर्युक्त घटना से प्रभावित होकर एक सिंगापुर में ब्रोकर रह रहा था, ठीक है, जिसका नाम गुरमीत सिंह था। क्या नाम था? गुरमीत सिंह। इसने जापान से एक जहाज लिया। कहां से? जापान से। ये जापान से जहाज जो लिया वो भाड़े पर था। इस जहाज का जो नाम था, जापान से क्या लिया? एक जहाज लिया, और इस जहाज का क्या नाम था? तो कामागाटा मारू। इस जहाज का ही नाम था कामागाटा मारू। और इस जहाज पे 376 व्यक्तियों, 376 व्यक्ति, इतने व्यक्तियों को लेकर कनाडा के लिए प्रस्थान किया।
कनाडा हेतु प्रस्थान किया। ठीक है, तो एक तो घटनाक्रम ये आप देखा। दूसरा घटनाक्रम ये है कि जब ये घट गया कि ओ कानून में कुछ कमियां हैं, उसका लाभ उठा कर करके हम भी कनाडा जा सकते हैं। तो कनाडा जा सकते हैं, तो जैसे अभी आप देखते होंगे कि विदेश भेजने वाली बहुत सारी ट्रैवलर एजेंसियां हैं। तो उस समय ये व्यक्तिगत प्रयास से विदेश भेजा जाता था। तो विदेश भेजने वाला एक व्यक्ति था गुरमीत सिंह। क्या नाम था? गुरमीत सिंह। ये सिंगापुर में रह रहा था और दक्षिणी पूर्व एशिया में जो लोग भारतीय रह रहे हैं या भारत में जो लोग भारतीय रह रहे हैं, उनको ये कनाडा या अमेरिका भेजने का काम करता था। तो जब ये समाचार सुना तो ये उत्साहित हो गया, तो मेरा धंधा तो अब चलने लगेगा, तो यही इसका आदमी पहुंचाने का काम था। तो गुरमीत सिंह ने जापान से एक जहाज भाड़े पर लिया और उस जहाज का नाम था कामागाटा मारू, और उस जहाज पर 376 व्यक्तियों को बैठा लिया। मैंने 376 व्यक्ति तैयार हुए कि हाँ हमको कनाडा पहुंचा दिया। तो इसमें से अधिकांश तो वो व्यक्ति थे जो दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों में, जैसे सिंगापुर, हांगकांग या इंडोनेशिया या मलेशिया, यहाँ नौकरी करते थे। लेकिन यहाँ इनको उतना वेतन नहीं मिलता था जितना वेतन उनको कनाडा में मिलने की आशा थी। तो इस कारण से अधिकांश लोग जो थे वो दक्षिणी पूर्व एशिया में नौकरी कर रहे भारतीय थे। कुछ भारतीय भारत से भी तैयार हुए, और इस तरीके से भारत के भारतीय और दक्षिण पूर्व एशिया से अधिकांश भारतीय, जिनकी संख्या 376 हो गई, उसको लेकर के गुरमीत सिंह जो है वो कनाडा के लिए प्रस्थान करते, इस घटना से प्रोत्साहित होकर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसी बीच, माने ये सब घटना जो घट रही थी, तो इसी बीच कनाडा सरकार ने अप्रवासी कानून के उस कमी को दूर कर दिया। उस कमी को दूर कर दिया, ठीक है। और जब जहाज कनाडा पहुंचा तब उसे प्रवेश की अनुमति नहीं थी। प्रवेश की अनुमति नहीं। ठीक है, ये गुरमीत सिंह के घटना से जुड़ा हुआ फिर एक दूसरा घटना आपके सामने, कि एक तरफ तो गुरमीत सिंह अपना काम कर रहे थे उत्साहित होकर के कि हम अब मेरी कमाई का समय शुरू हो गया है, अब चले लेकर के मेरा रोजगार शुरू हो जाएगा। लेकिन कनाडा सरकार इस बीच बैठी हुई नहीं रही। उसने 35 भारतीयों को तो अंदर आने दिया, लेकिन फॉरेन पार्लियामेंट का सेशन बुला करके जो है वो अप्रवासी कानून के उस त्रुटि को दूर कर लिया जिसका सहारा लेकर के 35 भारतीय कनाडा में प्रवेश कर चुके थे। और इन लोग को पता नहीं था, ये लोग रास्ते में थे, ऑन द वे थे। और वहाँ की सरकार ने क्या किया कि तब तक अपने कानून में सुधार कर लिया
और जब जहाज कामागाटामारू कनाडा पहुंची तो कनाडा की सरकार ने अब इनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी कि हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं। अब नतीजा के तौर पर ये जहाज कनाडा के तट पर खड़ी रही। तो इसके विरोध में जो ये घटनाक्रम हुआ, तो विरोध स्वरूप जो है उपर्युक्त घटना के विरोध स्वरूप दोनों जगह, भारत में भी और कनाडा में भी, कनाडा में शोर कमेटी का गठन हुआ। शोर कमेटी यानी इसको हम कह सकते हैं तटीय कमेटी। शोर का मतलब होता है तट, तो शोर कमेटी, तटीय कमेटी। और इसमें जो लोग थे वो हुसैन रहीम, बलवंतराव पाठक या बलवंतराव और बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक और सोहनलाल पाठक। और इसी प्रकार से ये तो कनाडा में लोग कमेटी बनाया, भारत में भी इनके पक्ष में हुआ। उसमें भगवान सिंह, बरकतुल्ला और रामचंद्र और सोहन सिंह। इन लोगों ने भी आंदोलन किया। ठीक है। तो जब प्रवेश की अनुमति नहीं दी तब इसकी प्रतिक्रिया हुई कनाडा में भी और भारत में भी। कनाडा में क्या प्रक्रिया हुई कि एक शोर कमेटी, तटीय कमेटी बना जिसमें हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक के 3 व्यक्ति के नेतृत्व में बना। और उन्होंने कनाडा सरकार से मांग की, इसके लिए एप्लीकेशंस दिया, आंदोलन किया कि जो लोग आ गए हैं उनको प्रवेश की अनुमति दी जाए। उसी समय भारत में भी कुछ लोग थे जो इस जहाज के यात्रियों के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे कि ब्रिटेन कनाडा पर दबाव बनाए कि वो इन 376 जो यात्री कामागाटामारू जहाज में हैं उनको प्रवेश की अनुमति दे दी जाए। और उसमें जो लोग भारत में प्रयासरत थे उनमें भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह। ये नाम हम बोर्ड पर इसलिए लिख रहे हैं कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस देखा गया है आमतौर पर उसमें तटीय कमेटी और भारत की कमेटी के नामों में प्रश्न पूछ देता है और काफ़ी टफ प्रश्न बन जाता है। तो इसलिए क्लास में ही समझ लीजिए कि जो कनाडा में तटीय कमेटी बनी थी उसमें हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक ये 3 लोग थे। और जो भारत में बनी थी उसमें भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह। तो इस आंदोलन के बावजूद भी कनाडा सरकार ने जहाज को अपने जल सीमा से बाहर कर दिया।
ठीक है। और जब बाहर कर दिया तो मार्ग में ही जहाज वापस आने लगा, मार्ग में ही प्रथम युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। शुरू होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे भारत आने का आदेश दिया। भारत आने का आदेश दिया। तो अब ये अगला घटनाक्रम है कि आंदोलन करने के बावजूद भी कनाडा की सरकार तैयार नहीं हुई कि हम इसको प्रवेश दे देंगे। तब मजबूरी में क्या हुआ कि अब जहाज तो पर फोर्स थी नहीं कि लड़े, वो एक सामान्य नागरिक थे, तो जहाज कनाडा की जल सीमा से छोड़ दिया और भारत की तरफ आने लगा। मार्ग में ही जहाज था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब ऐसे में ब्रिटिश सरकार सक्रिय हुई और उसने आदेश दिया कि इस जहाज को जितने आदमी हैं सबको पूरे जहाज यात्रियों सहित भारत लौटे। जैसा कि पूर्व में ही हम बता चुके थे कि इस पर भारत से ज़्यादा दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों के भारतीय नागरिक सवार हुए थे। तो ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती थी कि वो लोग जो दक्षिणी पूर्व एशिया से सवार हुए थे वो दक्षिण पूर्व एशिया में ही उतर जाए, बल्कि वो चाहती थी, बता रहे हैं, बल्कि वो चाहती थी कि सारे के सारे यात्री जो है वो भारत आए। ऐसा इसलिए उसने किया कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, इसके पूर्व में ही आप देखा था कि गदर आंदोलन हो चुका था, तो विदेशों में बहुत जगह भारतीय रह रहे थे। तो भारतीय के स्वतंत्रता संग्राम जगाने के लिए ये लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कर रहे थे। तो इनको चूंकि विदेशी दंश झेलना पड़ा था इस जहाज के यात्रियों को, तो यह आशंका थी कि जहाँ जहाँ उतरेंगे अपने पूर्व के स्थान पर, तो वहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अलग जगह देंगे। इसलिए इन लोगों को उन देशों में नहीं उतरने दिया जाए, बल्कि जो है वापस भारत लाया जाए। मार्ग में जैसा कि आपको बताया कि कोई भी जहाज डायरेक्ट नहीं आ सकता था या जा सकता था, तो मार्ग में जहाँ जहाँ रुका, जैसे सिंगापुर में रुका, तो रुकने का मतलब ये थोड़ी है कि फौरन जो है कोयला भरा गया या खाना मिल गया। कुछ दिन ठहरना पड़ता था, तब ये सब फ्यूल वगैरह भर्ती होती थी। तो उस बीच में ही सिंगापुर में ये जहाँ जहाँ लोग जहाज रुका, वहाँ इसके नेता जो इस पर सवार थे उस पर भाषण देते थे। उस कंट्री के लोग, जो भारत के लोग वहाँ रह रहे थे, वो आकर करके उनके भाषण को सुनते थे। तो इस प्रकार से इस जहाज ने स्वतंत्रता आंदोलन के अलग को जगह आने के क्रम। अब देखिए आगे का घटनाक्रम ये है कि जब जहाज कलकत्ता के निकट बजबज एक जगह है, क्या बजबज आज भी है, बजबज में लंगर डाला यानी रुका, तो स्थानीय पुलिस, जो वहां लोकल पुलिस थी, स्थानीय पुलिस और यात्रियों में झड़प हो गई। मतलब लड़ाई हो गई। तो
और इसमें जो डेटा है उससे पता चलता है कि इस झड़प में 18 व्यक्ति मारे गए। कितना? 18 व्यक्ति मारे गए, गोली चालन हो गया। और उसके बाद 202 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और बाकी कितने बचे? तो 156। तो 156 व्यक्ति भागने में सफल। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 376 हो गया। तो ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन ये छोटी सी घटना का दूरगामी प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है। दूरगामी प्रभाव क्या देखने को मिलता है कि पूर्व का जो गदर आंदोलन था और कामागाटा मारू प्रकरण, ये दोनों घटनाओं ने मिल करके कनाडा में, अमेरिका में, दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति एक जागृति पैदा कर दी, एक अवेयरनेस पैदा कर दी। और विदेशों में जो भारतीय रह रहे थे, अपने आय के लिए वो लोग गए हुए थे, उन लोग में राष्ट्रीय आंदोलन इतना जोर मारने लगा कि इन दोनों घटनाओं के परिणाम स्वरूप लगभग 8000 व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भारत आए, कनाडा और अन्य देशों से। और ये जो 8000 व्यक्ति कनाडा और अन्य देशों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भारत में आए, उसमें से 5000 व्यक्ति सफल रहे अपने गंतव्य स्थान में जाने में। यानी पुलिस को झांसा दे करके वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने हेतु अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच गए। सिर्फ 1500 व्यक्ति को उस समय की सरकार चिन्हित कर पाई और उस पर प्रतिबंध लगाया, और बाकी जो व्यक्ति थे उन पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। तो इस तरीके से ये दो जो वैदेशिक घटना थी, एक गदर आंदोलन और दूसरा कामागाटा मारू प्रकरण, इसका एक सकारात्मक पक्ष भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह रहा कि इसने विदेश में रह रहे भारतीयों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया और 8000 व्यक्ति भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु भारत चले। तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो गदर आंदोलन और कामागाटा मारू प्रकरण से जुड़ा हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो एक दूसरा विषय शुरू करेंगे इसका, वो विषय होगा होम रूल लीग आंदोलन। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।